नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में हम पिछले व्याख्यानों में अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जो संशोधन की जो पद्धति है उसमें क्या क्या कमी दिखाई देती हैं, या आलोचना के रूप में हम उन तथ्यों का इसमें विश्लेषण करेंगे। वह बिंदु कौन से हैं कि जिनके माध्यम से हम यह स्पष्ट करें कि संशोधन की पद्धति में कुछ इस तरह की अड़चन आती हैं, कुछ खामियां रही हैं, जिनके माध्यम से सही तरीक़ा से संशोधन प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाती है। उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, वह विधानमंडलों की तरफ से हों, चाहे वह दोनों सदनों में मतभेद की दृष्टि हो। इस तरह से कई प्रकार के ऐसे बिंदु हैं इसके। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि संशोधन पद्धति में हमने या भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक आदर्श स्थिति को अपनाने का प्रयास किया लेकिन फिर भी जो संशोधन पद्धति है उसमें कुछ इस तरह की विषमताएं हैं, कुछ इस तरह की कमियां हैं, या अस्पष्ट रूप से भी इसमें कुछ तथ्य दिखाई देते हैं। उनको ही आधार मान करके इस पद्धति की आलोचना की गई है। उससे संबंधित बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए, राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनके द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है या उनके द्वारा जो अनुसमर्थन किया जाता है, उसके लिए संविधान में या संशोधन पद्धति की व्यवस्था में निश्चित या निर्धारित समय सीमा नहीं है। यानी समय का कोई इस तरह का इसमें बाउंडेशन या पाबंद किया गया तथ्य नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भले ही संशोधन पद्धति की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास की गई, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की शेष कमियां हैं, उनको हम देखते हैं। संविधान इस बात का प्रबंध या निश्चित नियम या आर्टिकल में निर्धारण नहीं करता है कि संविधान के तृतीय वर्ग से संबंधित संशोधन, जो हमने 3 प्रकार के जो संशोधन करने के तरीके बताए थे पूर्व के व्याख्यान में, उनसे संबंधित विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा, तो राज्य विधानमंडल उसको कितने समय तक या कितने टाइम पीरियड के अंदर स्वीकार या अस्वीकार करेंगी। ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि यह इस तरह से निश्चित नहीं किया गया है कि इसमें उस समय सीमा के दायरे में उन्हें वह स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई समय क्षेत्र इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, जो कि संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था की गई है उसमें यह निश्चित नहीं करता है कि समय का जो पाबंद तरीका है वह कितना इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। राज्यों के जो विधानमंडल हैं वे एक तो आवश्यकता की स्थिति में देरी लगाई जाए, एक अनावश्यक देरी लगाना, तो उसके मार्ग को अवरुद्ध करने की जो स्थिति है वह इस अमेंडमेंट प्रक्रिया को प्रभावित करती है, उसको अवरुद्ध करती है, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो इस तरह का कोई प्रावधान इस अनुच्छेद में या इस 368 संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया वाले आर्टिकल में इसका प्रोविज़न नहीं है कि कितने समय में वह उसको स्वीकार या अस्वीकार करेंगी। फिर है कि जो भी संशोधन विधेयक होता है तो दोनों सदनों में जो मतभेद होता है उसको दूर करने की कोई उचित व्यवस्थित प्रबंध की या प्रक्रिया के अंतर्गत की गई इस तरह की उचित
सम्मति नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके माध्यम से दोनों सदनों में उस विधेयक पर जो विवाद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हुई है उसको दूर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है, जिसे हम अधिवेशन कहते हैं या संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की व्यवस्था नहीं की गई है। मतभेदों को सुलझाने की व्यवस्था के अभाव में राज्यसभा कुछ उदाहरणों में संविधान संशोधन के कार्य में बाधक बन गई है। 1970 ईस्वी में राज्यसभा ने राजाओं के प्रीवी पर्स उन्मूलन संबंधी संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1970 का। इसमें राजाओं के प्रीवी पर्स को उन्मूलन करने या अबॉलिश करने के लिए जो विधेयक लाया गया उसको अस्वीकार कर दिया गया था। 1978 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित 44वें संवैधानिक संशोधन की 5 धाराओं को रद्द कर दिया था। इसी प्रकार 1989 में राज्यसभा ने 64वें और 65वें संशोधन विधेयकों को अस्वीकार कर दिया था। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संविधान संशोधन विधेयक को अंतिम रूप से अस्वीकृत करने की शक्ति जो प्राप्त है वह स्पष्ट नहीं है। इसे लोकतंत्र सिद्धांतों के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को अव्यवस्था के रूप में मिलती हैं। हालांकि संभावनाएं काफ़ी इसमें जताई जाती हैं, लेकिन फिर भी शक्तियों के आधार पर जनता की जो आकांक्षा होती है उसमें जो बाधा आना, उस मार्ग को अवरुद्ध करना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर है कि संशोधन के लिए जो राज्य विधान मंडलों के पास कोई शक्ति होनी चाहिए वह उनके पास नहीं रहती है। संघात्मक व्यवस्थाओं के अंतर्गत यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि संशोधन में पहल करने का अधिकार संविधान के द्वारा विधानमंडलों को दिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि विधानमंडलों को संविधान संशोधन में पहल करने का अधिकार तो होता है, लेकिन कानूनी दृष्टि से यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन के सभी प्रस्तावों पर राज्य विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक नहीं है। ऐसे अनुच्छेद संख्या में बहुत थोड़े हैं जिनके संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का बहुत बड़ा ऐसा भाग है जिसमें संशोधन की शक्ति संघीय संसद को एकाकी रूप में सौंपी गई है। आलोचक इस आधार पर करते हैं आलोचना कि राज्य विधानमंडलों को संशोधन कार्य में पर्याप्त शक्ति प्रदान कर संघात्मक सिद्धांतों की अवहेलना की है, उपेक्षा की है। फिर है संविधान संशोधन जो विधेयक हैं उनमें जनमत संग्रह को किसी भी प्रकार दृष्टिगोचर नहीं किया गया है। देखिए, जब विवाद की स्थिति पैदा होती है सरकारों में या सरकार के अंगों में, तो उस विधेयक को विवादों में लेकर के और एक ऐसा प्रावधान है जैसा कि स्विट्ज़रलैंड में मिलता है जिसमें हम रेफरेंडम बोलते हैं, जिसे जनमत संग्रह बोलते हैं, प्लेबिसाइड बोलते हैं या लोक निर्णय बोलते हैं। यह व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे संसद में बहुमत प्राप्त दल मनमानी न करके और संविधान संशोधन के प्रसंग में अंतिम शक्ति जो जनता के हाथ में होती है उसके माध्यम से जनता के द्वारा दिया गया जो आदेश है या जनमत संग्रह द्वारा जो प्रस्तावित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे कोई भी विधेयक हो, कोई भी कानूनी मसला हो, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति जनमत के हाथ में होनी चाहिए। और कई देशों में होती भी है, लेकिन हमारे यहाँ इसको अस्वीकार किया गया है। लोकसभा द्वारा पारित 44वें संशोधन में संविधान के मूल ढांचे
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यसभा ने इसे अस्वीकार कर दिया। आलोचकों के अनुसार संवैधानिक संशोधन का संविधान के मूल ढांचे के संबंध में लोक निर्णय की व्यवस्था का अभाव एक ओर तो लोकतंत्र के सिद्धांतों का निरादर करता है, दूसरी ओर इससे संसद में बहुमत प्राप्त दल को मनमाने करने की प्रोत्साहन भी या मनमानी इच्छा से कार्य करने की भी जो शक्ति है वह मिलती है। देखिए, व्यवहारिकता कुछ है, सैद्धांतिक दृष्टि कुछ है। संवैधानिक दृष्टि के रूप में हम देखते हैं कि एक तरफ कठोर स्थिति, एक तरफ लचीले का जो तरीका है, उन दोनों के मध्यम मार्ग को अपनाने के माध्यम से हमने एक ऐसे सरल या कठोर के मिश्रण युक्त प्रोविज़न को एडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है। इस संबंध में अलेक्जेंड्रोविच ने लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन एवं जटिलता की अति से बचा गया है। जो एक जटिलता या लचीलेपन की जो एक्सट्रीम होती है, एक पराकाष्ठा होती है, उसकी स्थिति से बचने का प्रयास किया है। तो यह है जो सेंटेंस है अलेक्जेंड्रोविच का, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्लेषण करने का कार्य करता है। तो ये इसकी आलोचना की दृष्टि से हम जो बिंदु हैं उनका अध्ययन यहाँ कर रहे हैं, और वह आपकी समझ में जहाँ तक है कि किताब के पढ़ने के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से और भी इसको स्पष्ट तरीके से समझा या पढ़ा जा सकता है। तो इसमें अब हम आगे के अध्याय में देखेंगे कि जो संविधान में संशोधन किए गए हैं वह मूल रूप से या मुख्य रूप से कौन कौन से हैं जो हमें अध्ययन की दृष्टि से भविष्य में काम आएंगे। उनका अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।